बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डाटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन का आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा डिफरेंट जो इंक्रिप्शन की क्लासिकल टेक्निक्स थी उनको हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बेसिक टेक्निक से लेके एडवांस टेक्निक्स और देन मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ हम गए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि क्लासिकल साइफर टेक्निक्स कौन कौन सी हैं एंड जो उसके अंदर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे उनको हमने देखा था, जिसमें साइफर है, इन साइफर क्या है, साइफरमेंट क्या है, इन साइफरमेंट क्या है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है और की क्या होती है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को हमने डिटेल से देखा था। सेकंड हमने मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशंस के हवाले से देखा कि मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर्स कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर क्या अप्रोच है, सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से परफॉर्म की जा रही है। दैन क्रिप्टा एनालिसिस यूजिंग लेटर फ्रीक्वेंसीज, उसका अगर कोई ब्रेकअप कैसे किया जा सकता है, उसके लेटर फ्रीक्वेंसीज के हवाले से उसका हम उसको क्रिप्टा एनालाइज कर सकते हैं। उन एग्जांपल्स को हमने देखा था। देन प्ले फेयर साइफर्स के हवाले से हमने बात की थी कि क्या होते हैं और वो किस तरीके से उनका पूरा एग्जांपल हमने देखी कि किस तरीके से काम करते हैं उनकी। फिर हमने देन क्रिप्टा एनालिसिस उनका भी किया। पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर्स को देखा, ट्रांसपोजिशन साइफर्स को देखा। देन हमने सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन की कम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट साइफर बनते हैं उनको हमने देखा कि उसको कैसे हम मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद एक मॉडर्न साइफर्स की तरफ मूवमेंट जो कि रोटर मशीन्स हैं उनको हमने देखा कि किस तरीके से मॉडर्न साइफर्स काम करते हैं और हम इस तरीके से मशीन्स भी बना सकते हैं जो सारी जो है सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करके, और देन हमारे पास एट द एंड जो टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट बनता है वो हमारा ऐसा टेक्स्ट हो जिसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल हो। एंड फिर लास्ट पे हमने स्टेगनोग्राफी को हमने देखा था कि स्टेगनोग्राफी से भी हम अपने डाटा को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। आज का लेक्चर जो है हमारा बुक का चैप्टर 3, जिसको हमने देखेंगे ब्लॉक साइफर्स एंड द डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम डेस कहते हैं, DES। ब्लॉक साइफर्स सबसे पहले हम उसको देखेंगे। ब्लॉक साइफर्स एंड डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एक कोटेशन है उसको हम पढ़ते हैं। All the afternoon Mongo had been working on Stern's code, principally with the aid of the latest messages, which he had copied down at the Nevensker drop. Stern was very confident. He must be well aware London Central knew about that drop. It was obvious that they didn't care how often Mongo read their messages, so confident were they in the impenetrability of the code. Modern block ciphers. Now look at modern block ciphers, one of the most widely used type of cryptographic algorithms. Provide secrecy authentication services, focus on DES, data encryption standard. We will see block cipher design principle. तो स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर में है हम मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स क्या हैं और उनको कैसे यूज़ किया जा रहा है, और जो आजकल के हमारे इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा डेस है, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, उसमें हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसके डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या हैं उसको हम देखेंगे और उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक साइफर्स और स्ट्रीम साइफर्स, इनका डिफरेंस देखते हैं कि ब्लॉक साइफर्स क्या होते हैं एंड देन स्ट्रीम साइफर क्या होते हैं।
ब्लॉक साइफर्स प्रोसेस मैसेजेस इन ब्लॉक्स, जैसे नाम से है ब्लॉक साइफर, तो उसमें जितने भी मैसेजेस हैं उनको हम ब्लॉक्स की फॉर्म में प्रोसेस करते हैं, ईच ऑफ विच इज देन इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड। तो फिर उसमें वो ब्लॉक वाइज हम उसको एक तो प्रोसेस करते हैं और ब्लॉक वाइज इनक्रिप्ट करते हैं, देन डिक्रिप्ट करना हो तो हम उसको ब्लॉक वाइज डिक्रिप्ट करके एक्चुअल मैसेज को गेट कर लेते हैं। लाइक ए सब्स्टिट्यूशन ऑन वेरी बिग कैरेक्टर्स 64 बिट्स आर मोर, जैसे हम 64 बिट्स का या इससे ज़्यादा की कैरेक्टर्स की सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। स्ट्रीम साइफर्स प्रोसेस मैसेजेस a bit or byte at a time when encrypting and decrypting। अब स्ट्रीम साइफर में क्या होता है कि हम जैसे सब्स्टिट्यूशन में बिट वाइज हम चल रहे होते हैं कि जितनी बिट है, लेट्स से 64 बिट का है, 128 बिट का है, तो उस लिहाज से हम उनको लेके चल रहे होते हैं। यहाँ पे स्ट्रीम साइफर्स में भी हमारे पास ये होता है कि हम बिट वाइज या बाइट वाइज चल रहे होते हैं जब भी हम इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन करते हैं। मैनी करंट साइफर आर ब्लॉक साइफर, लेकिन जहाँ पे बिट्स और बाइट्स के हवाले से है, जो प्रीवियस हमारे सब्स्टिट्यूशन के साइफर्स भी हमने देखे, बट मॉडर्न साइफर्स जो हैं उनमें हम ब्लॉक साइफर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ब्लॉक साइफर जो है वो उसके हमें एडवांटेजेस भी हैं बहुत सारे, जिसमें हम ये है कि हम बेटर एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम ब्लॉक साइफर करते हैं तो उसको हम उनका एनालिसिस करना हमारे लिए ईजी है, रादर देन उसको हम बिट वाइज या बाइट वाइज उसको हम देखें। देन ब्रॉडर रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, फिर इसकी ब्लॉक साइफर की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी है, बहुत ब्रॉडर रेंज में। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रीम साइफर्स हैं वो पहले जितने हमारे साइफर्स यूज होते थे उसमें यूज हो रहा होता था, बट अब के जो साइफर्स हैं वो ब्लॉक साइफर पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। अब यह है कि हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि हमारा ब्लॉक वर्सेस स्ट्रीम साइफर उसमें कैसे काम हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली डायग्राम है, स्ट्रीम साइफर यूजिंग एल्गोरिथमिक बिट स्ट्रीम जनरेटर। हमारे पास एक बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम है, हमारे पास कोई की के नाम से की वो, एंड देन हमारे पास जो टेक्स्ट है जिसको हम करना चाह रहे हैं प्लेन टेक्स्ट PI, वो हमारा एज इनपुट आ रहा है, एंड देन जो की है जिसके थ्रू हम उसको इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, वो दो इनपुट्स हैं। जो बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम है बेसिकली वो क्या करता है कि क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम उस की के थ्रू KI एक बिट स्ट्रीम जनरेट करता है। ठीक, बिट स्ट्रीम एंड जो प्लेन टेक्स्ट है इससे हमें साइफर टेक्स्ट मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने इसको डिक्रिप्ट करना होता है तो हम उसी की को बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम एंड क्रिप्टोग्राफिक बिट स्ट्रीम KI उसके साथ साइफर टेक्स्ट को जब हम करते हैं तो देन हम एज ए रिजल्ट प्लेन टेक्स्ट गेट कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि हमारे पास जो इनपुट यहाँ पे की और प्लेन टेक्स्ट है, तो हम बिट स्ट्रीम जनरेशन एल्गोरिदम के थ्रू हम इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन साइफर टेक्स्ट जो है एज ए इनपुट लेते हैं और इसी बिट स्ट्रीम से और यूजिंग दैट की हम जो बिट स्ट्रीम के कॉम्बिनेशन से प्लेन टेक्स्ट को गेट कर लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रीम जो साइफर है उसका प्रोसेस है कि एक प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं एंड देन अगेन उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। देन नीचे भी जो फिगर B है उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो ब्लॉक साइफर है उसको हम कैसे लेके चल रहे होते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट है हमारा, फॉर एग्जांपल B बिट्स हैं हमारे पास उसमें, देन हमारे पास की जो है उसमें यूज हो रही है, जो इंक्रिप्शन के लिए की यूज होते हैं, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। अब हमारे पास ये जो प्लेन टेक्स्ट बिट्स की फॉर्म में जो ब्लॉक्स की फॉर्म में है उसमें हम क्या करेंगे कि पूरा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के देंगे और पूरा का पूरा प्लेन टेक्स्ट जो है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है चल रहे होते हैं, रादर देन हम जैसे स्ट्रीम साइफर में देखा कि हम उसकी स्ट्रीम बना लेते हैं, देन प्लेन टेक्स्ट से
के कम्बिनेशन से उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हम प्लेन टेक्स्ट की तरफ आ रहे होते हैं। Block cipher is one in which a block of plain text is treated as a whole and used to produce a cipher text block of equal length. Typically, a block size of 64 or 128 bit is used. अब यह है कि हम कोई भी ब्लॉक साइफर है उसमें हम प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक्स की फॉर्म में ट्रीट कर रहे होते हैं और उसमें यह है कि ब्लॉक्स को हम इक्वल लेंथ में लेके चल रहे होते हैं। नॉर्मली जो उसका साइज है हम ब्लॉक का 64 रख लेते हैं या 128 बिट्स, उनको हम उस साइज के लिहाज से हम सारे डाटा को ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एज विद ए स्ट्रीम साइफर द टू यूजर शेयर ए सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की। तो जिससे हमारी वहाँ पे स्ट्रीम साइफर में है दो जो यूजर हैं वो एक की को शेयर कर रहे होते हैं। So the stream cipher is one that encrypts a digital data stream 1 bit and 1 byte at a time. तो उसमें हमारे पास जो डिजिटल डाटा स्ट्रीम है वो 1 बिट या 1 बाइट एट ए टाइम वो एनक्रिप्ट हो रहा होता है। स्ट्रीम साइफर में बेसिकली बिट बाय बिट या बाइट बाय बाइट एनक्रिप्शन हो रही होती है, जबकि हमारे पास ब्लॉक साइफर में ब्लॉक जितना हमारा ब्लॉक है वो ब्लॉक वाइज उसमें इंक्रिप्शन हो रही होती है। इन द आइडियल केस ए वन टाइम पैड वर्जन ऑफ द वर्नाम साइफर वुड बी यूज्ड इन विच द की स्ट्रीम के इज एज लॉन्ग एज द प्लेन टेक्स्ट बिट स्ट्रीम टी। तो अगर हम उसको इसके साथ कंबाइन करना चाहें या स्ट्रीम साइफर के हवाले से तो हम वर्नाम साइफर को यूज करके हम इसकी एनक्रिप्शन कर सकते हैं। ब्लॉक साइफर प्रिंसिपल, अब हम इसके जो ब्लॉक साइफर हैं उसके क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कैसे हम ब्लॉक साइफर्स को ब्लॉक साइफर साइफरिंग कर सकते हैं, उस पर हम देखते हैं। द मोस्ट सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर आर बेस्ड ऑन फीस्टल साइफर स्ट्रक्चर। तो जितने भी ब्लॉक साइफर हैं बेसिक स्ट्रक्चर उनका फीस्टल साइफर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रहा है। नीडेड सिंस मस्ट बी एबल टू डिक्रिप्ट साइफर टेक्स्ट टू रिकवर मैसेजेस एफिशिएंटली। तो उसमें यह है कि हमारा जितना भी है उसको हम डिक्रिप्ट कर सकें एफिशिएंटली जितने भी मैसेज हैं साइफर टेक्स्ट के। ब्लॉक साइफर लुक लाइक एन एक्सट्रीमली लार्ज सब्स्टिट्यूशन। तो ब्लॉक साइफर में चूंकि हम ब्लॉक वाइज चल रहे होते हैं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक जैसे लार्ज जो है वो सब्स्टिट्यूशंस है, ब्लॉक्स की सब्स्टिट्यूशन बेसिकली हम उसके अंदर कर रहे हैं। वुड नीड टेबल ऑफ 2 पावर 64 एंट्रीज फॉर ए 64 बिट ब्लॉक। तो इसमें हम 64 जो है वो एंट्रीज अगर हमारे पास हैं तो 64 बिट ब्लॉक्स बना रहे थे। तो अगर 64 बिट ब्लॉक्स हैं तो देन 2 पावर 64 एंट्रीज उसमें हो रही होंगी। इंस्टेड क्रिएट फ्रॉम स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक। तो हम फिर उसको स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक से हम क्रिएट करते हैं एंड देन उसको लार्जर बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ ले जाते हैं। यूजिंग आइडिया ऑफ प्रोडक्ट साइफर, तो उसमें जैसे प्रोडक्ट साइफर में करते हैं उस तरीके से हम इसको लेके जा सकते हैं। ए ब्लॉक साइफर operates on a plain text block of n bits to produce a ciphertext block of n bits. An arbitrary reversible substitution cipher for a large block size is not practical. अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन साइफर ब्लॉक के हवाले से, तो अगर उसकी हम रिवर्सिबल सब्स्टिट्यूशन करें तो लार्ज ब्लॉक साइज की प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। However, from an implementation and performance point of view, लेकिन उसको अगर हम implement करना चाहें या उसके performance point of view से देखना चाहें तो उसको हम उस तरीके से calculate कर सकते हैं। In general, for an n-bit journal substitution block cipher, the size of the key is n into 2 power n। लेकिन इसमें यह है कि अगर हमारी जो की साइज है n इंटू 2 पावर n है, अगर
उसमें साइज बहुत बड़ा हो जाता है, देन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। फॉर ए 64 बिट ब्लॉक, अगर हम उसी की बात करें 64 बिट ब्लॉक की, विच इज ए डिजायरेबल लेंथ टू थवार्ट स्टैटिस्टिकल अटैक्स, जितने भी स्टैटिस्टिकल अटैक्स हैं उनके हवाले से सिक्योरिटी के जो अटैक्स हैं, तो द की साइज इज 64 into 2 power 64 which is 2 power 70, and then it becomes 10 power 21 bits. In considering these difficulties, Feastel points out that what is needed is an approximation to the ideal block cipher system for large n, build up out of components that are easily realizable. अब हम देखते हैं कि आइडियल ब्लॉक साइफर किस तरीके से काम करता है, उसकी डायग्राम हम देख सकते हैं। हमारे पास इसमें 4 इनपुट आइडियल ब्लॉक साइफर में एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करती हैं। देन यहाँ पे हमारे पास इंटरनली डिकोडर लगा हुआ है जो 4 to 16 डिकोडर है, तो वो 4 इनपुट्स को डिकोड करके 16 उसमें कन्वर्ट कर देता है। देन इंटरनली ये 16 जो है वो इसके ऊपर इनकोडर लगा दिया जाता है इन इनपुट्स के ऊपर, यहाँ पे आफ्टर मैनिपुलेशन, एंड देन 16 into 4 इनकोडर के बाद हमें एज ए आउटपुट 4 बिट आउटपुट मिल जाती है। Feastel refers to an n-bit general substitution as an ideal block cipher. तो Feastel जो है वो n-bit general substitution करता है, जैसे हमने अभी देखा उसमें 4 बिट अगर इनपुट है, देन इंटरनली वो उसके अंदर जो डिकोडर है वो उसको 16 बिट में कन्वर्ट करके मैनिपुलेशन करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, एंड देन हमारे पास एट द एंड आउटपुट में 4 बिट आउटपुट आ जाएगी। तो Feastel भी n बिट जनरल सब्स्टिट्यूशन को रेफर करता है, बिकॉज इट अलाउज फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंक्रिप्शन मैपिंग फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट टू साइफर ब्लॉक। तो इसमें ये होता है कि ये जितनी भी इसमें पॉसिबल इंक्रिप्शन मैपिंग है प्लेन टेक्स्ट टू साइफर ब्लॉक में, ये उसको अलाउ करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंक्रिप्शन। देन हमारे पास 4 बिट इनपुट प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द 16 पॉसिबल इनपुट स्टेट। अब 4 से, जैसे हमने उसमें डायग्राम में देखा था, 4 अगर बिट इनपुट है तो इससे 16 पॉसिबल इनपुट स्टेट्स उसमें मिलती हैं, विच इज मैप्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन साइफर इनटू ए यूनिक वन ऑफ 16 पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स। तो इससे ये क्या है कि हम 4 इनपुट हैं, उससे 16 हमारे पास पॉसिबल इनपुट स्टेट्स बनती हैं, और जब उसकी हम इंटरनली मैपिंग करते हैं और वो 16 हमारे पॉसिबल आउटपुट स्टेट्स बनती हैं, एंड देन उससे 16 बिट 4 बिट आफ्टर डिकोडिंग 4 बिट आउटपुट बन जाती है, ईच ऑफ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 साइफर बिट्स। तो देन एट द एंड वो 4 साइफर बिट्स के लिहाज से वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मैपिंग कैन बी डिफाइंड बाय ए टेबुलेशन। तो अब ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की जो जैसे मैपिंग है, जिन जिन वैल्यूज को वो मैप कर रहा है, हम उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए टिनी 4 बिट सब्स्टिट्यूशन शोज that each possible input can be arbitrarily mapped to any output। तो हम ये देख सकते हैं कि 4 बिट सब्स्टिट्यूशन, तो इसकी जितनी इनपुट है कैन बी arbitrarily mapped to any output। 4 इनपुट हैं, इंटरनली वो उसकी मैपिंग होके आउटपुट में हमें 4 बिट आउटपुट्स मिल जाएंगी, which is why its complexity grows so rapidly। तो इस तरीके से उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम 4 बिट है, जब उसकी डिकोडिंग करते हैं वो इंटरनली 16 बिट में है, उसमें मैनिपुलेशंस सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, एंड देन आफ्टर डिकोडिंग ये 4 बिट आउटपुट मिलता है। तो इस तरीके से उसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, और जो कि एक हमारे साइफर को स्ट्रॉन्ग करती है।
और उसको डेफिनेटली ब्रेक करना भी एक मुश्किल काम होगा। क्लाउड शैनन एंड सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन साइफर। Feastel proposed that we can approximate the ideal block cipher by utilizing the concept of a product cipher. तो Feastel ने ये एक अप्रोक्सीमेशन दी कि हम आइडियल ब्लॉक साइफर को किस तरीके से प्रोडक्ट साइफर के कॉन्सेप्ट में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, विच इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ 2 or more सिंपल साइफर इन सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे, 2 or more साइफर को हम सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करके हम कर सकते हैं इन सच ए वे दैट फाइनल रिजल्ट और प्रोडक्ट इज क्रिप्टोग्राफिकली स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑफ द कंपोनेंट साइफर। तो उसमें यह है कि हम उसमें उसको सीक्वेंस में उसको इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे जो एट द एंड हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर क्रिप्टोग्राफिकली स्ट्रॉन्गर हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। In particular, Feastel proposed that the use of a cipher that alternates substitution and permutations। तो इसमें यह है कि इसमें substitution and permutations जो हैं वो दोनों टाइप की चीज़ें इसमें हो रही होती हैं एज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए प्रपोजल बाय क्लाउड शैनन। तो क्लाउड शैनन ने ये अप्रोच या ये आइडिया या ये प्रपोजल दिया जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन कर रहे हैं। क्लाउड शैनन 1949 पेपर हैज़ द की आइडियाज दैट led to and development of modern block cipher। तो इसके एक पेपर में क्लाउड शैनन के उसमें ये मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स की तरफ एक डेवलपमेंट की तरफ एक गाइडलाइन है। क्रिटिकली इट वाज द टेक्निक ऑफ लेयरिंग ग्रुप्स ऑफ एस बॉक्सेस सेपरेटेड बाय ए लार्जर पी बॉक्सेस। तो उसमें हमारे पास एस बॉक्स एंड पी बॉक्सेस जो है वो उनको लेके चल रहा है टू फॉर्म दी SP नेटवर्क, ए कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए प्रोडक्ट साइफर। तो उसमें यह है कि प्रोडक्ट साइफर्स जो है हमारे कम्प्लेक्स फॉर्म के बनेंगे। हम S बॉक्सेस बना लेंगे और देन P बॉक्सेस हैं और इनको दोनों को कंबाइन करके SP बॉक्सेस बना के एक पूरा नेटवर्क बना के तो हम एक प्रोडक्ट साइफर प्रोड्यूस कर रहे हैं। He also introduced the idea of confusion and diffusion। तो फर्दर एक और उसे आइडिया दिया कि आप कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन का रिगार्डिंग द साइफर नोटेशनली प्रोवाइड्स एंड बाय S boxes and P boxes in conjunction with S boxes। Claude Shannon introduced the idea of substitution, permutation, S and P। substitution जिसे हमने S boxes कहा, तो substitution boxes हैं, P boxes permutation boxes हैं। तो उसने SP नेटवर्क का कॉन्सेप्ट दिया अपने पेपर में 1949 फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न ब्लॉक साइफर। तो यही जो परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन की कम्बिनेशन से हमारे मॉडर्न ब्लॉक साइफर बनना शुरू हो गए। SP नेट्स आर बेस्ड ऑन 2 प्रिमिटिव्स। जो हमारे पास प्रिमिटिव्स हैं, क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशन सीन बिफोर सब्स्टिट्यूशन S boxes and then permutation P boxes provide confusion and diffusion of message and key। तो वो हमें जो मैसेज एंड की confusion and diffusion प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं ये confusion and diffusion ये क्या टर्म्स हैं जो क्लाउड शैनन ने सजेस्ट की, जो S बॉक्सेस और P बॉक्सेस बना रहे हैं एंड देन उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग या मॉडर्न साइफर की तरफ लेके जा रहा है। The term diffusion and confusion were introduced by Claude Shannon to capture the 2 basic building blocks for any cryptographic system। तो उसमें जो इसका पर्पस क्या था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ब्लॉक साइफर्स के हवाले से उनको हम किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, एस परम्यूटेशन या P S या P बॉक्सेस को कैसे कर सकते हैं। शैनन कंसर्न वाज टू toward crypta analysis based on statistical analysis।
Every block cipher involves a transformation of a block of plain text into block of cipher text. अब इसमें क्या है कि हमारा जितना भी ब्लॉक साइफर है वो इन्वॉल्व है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, और हमारे जितनी भी प्लेन टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन है ब्लॉक की फॉर्म में हो रही है, एंड देन फिर उसकी जो साइफर टेक्स्ट बन रहा है वो भी ब्लॉक फॉर्म में बन रहा है. Where the transformation depends on the key. अब ट्रांसफॉर्मेशन है ब्लॉक की फॉर्म में हो रही है, वह डिपेंड करती है की पे. The mechanism of diffusion seeks to make the statistical relationship between the plain text and cipher text as complex as possible in order to thwart attempts to reduce the key. Confusion seeks to make the relationship between, confusion जो है उसमें relationship किन के दरमियान डेवलप करता है, the statistics of the ciphertext and the values of the encryption key. Ciphertext की statistics and encryption key उसकी values as complex as possible. Again to thwart attempts to discover the key. So successful are diffusion and confusion. तो अगर इनके कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं तो ये सक्सेसफुल हैं इन कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ ए ब्लॉक साइफर. तो डिफ्यूजन एंड कन्फ्यूजन में क्या है कि वो हम जितना भी जो ब्लॉक साइफर है उसको कैप्चर करने में एसेंस ऑफ डिजायर्ड एट्रीब्यूट वो हमें उसमें सक्सेसफुल है. That they have become the cornerstone of the modern block cipher design. तो इस तरीके से ये है कि ये चूंकि ये सक्सेसफुल है डिफ्यूजन एंड कन्फ्यूजन को यूज करना इस कॉन्सेप्ट को, तो आजकल के जितने भी मॉडर्न ब्लॉक साइफर हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया है कि वो उसको कन्फ्यूजन एंड डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट्स को अपने साइफर्स में यूज करते हैं. Cipher needs to completely obscure statistical properties of original message. A one-time pad does this. तो साइफर का जो पर्पस है कि मैसेजेस को obscure करना है, स्टैटिस्टिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल मैसेज कि हमारी जो ओरिजिनल मैसेज है वो इस तरीके से हाइड हो जाएं, ऑब्सक्योर हो जाएं, सो दैट उसको डिक्रिप्ट ना किया जा सके, उसको रीड आउट ना किया जा सके. तो जैसे वन टाइम पैड करता है, वन टाइम पैड एक जो मेथड था हमने पढ़ा था कि हम जितना मैसेज है उतनी ही की जनरेट कर लें, तो उसको डिक्रिप्ट करना एक बहुत मुश्किल काम होगा. तो मोर प्रैक्टिकली शैनन सजेस्टेड कंबाइनिंग एस एंड पी सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन एलिमेंट्स टू ऑब्टेन. तो सब्स्टिट्यूशन एंड जो डिफ्यूजन कन्फ्यूजन के कॉन्सेप्ट को कैसे कंबाइन कर रहा है, शैनन की जो सजेशन है कि इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो डिफ्यूजन एंड कन्फ्यूजन. तो इस डिफ्यूजन के क्या है, डेसिपेट्स स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट ओवर बल्क ऑफ साइफर टेक्स्ट. एंड कन्फ्यूजन क्या है, makes relationship between ciphertext and key as complex as possible. तो हम diffusion and confusion को अपने modern cipher के अंदर इन concepts को use करके अपने ciphers को strong बना सकते हैं. अब हम बात करते हैं फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर, जो कि आजकल के मॉडर्न साइफर्स का जो है वो बेस है. उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो क्या स्ट्रक्चर है, कैसे यूज किया जाता है मॉडर्न जो साइफर्स हैं उनके अंदर. हॉरिस्ट फेस्टल वर्किंग एट IBM थॉमस जे वॉटसन रिसर्च लैब्स. तो इस हॉरिस्ट फेस्टल है, ही डिवाइस्ड ए सुटेबल इन्वर्टेबल साइफर स्ट्रक्चर इन अर्ली 70s. उसने उस वक्त एक साइफर स्ट्रक्चर जो है वो 70s में जो है उसको डिवाइस किया. 1
for Fiestel's main contribution was the invention of a suitable structure. अब यह है कि उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर उसने कंट्रीब्यूट किया जो अब भी उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है, मॉडर्न साइफर्स के अंदर उसको कंसीडर किया जा रहा है. Which adopted Shannon's SP network in an easily inverted structure. तो जो SP नेटवर्क में उसको इजीली शैनन्स की जो है इस नेटवर्क को इजीली अडॉप्ट किया जा सकता है. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये फिएस्टेल साइफर स्ट्रक्चर है. फिएस्टेल साइफर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट राउंड्स में काम होता है. डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास इनपुट प्लेन टेक्स्ट है, डिफरेंट राउंड्स में काम हो रहा है. राउंड 1 हमारे पास है, देन राउंड 2 है, देन हमारे पास राउंड 3, 4, 5 अप टू 15, 16. तो हम 16 राउंड्स तक बात करते हैं कि हमारा एक प्लेन टेक्स्ट है एज ए इनपुट जो यूज हो रहा है, उसको हम किस तरीके से मुख्तलिफ राउंड्स के थ्रू उसका साइफर टेक्स्ट बनाते हैं यूजिंग फिएस्टेल साइफर स्ट्रक्चर. तो एज ए आउटपुट यहाँ से जब हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट राउंड से प्रोसेस होके जाता है, देन हमारे पास आउटपुट में साइफर टेक्स्ट हमें मिल जाता है. साइफर टेक्स्ट जो है दूसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम उसे इनपुट करेंगे. यहाँ पे मैसेज जो है हमने सेंड किया और ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ, और देन ये साइफर टेक्स्ट जो है उसको हम एज ए इनपुट लेंगे. अब हमने इसको ओरिजिनल मैसेज में चूंकि कन्वर्ट करना है तो अब इसको एज ए इनपुट लेंगे एंड फिर देन यहाँ से हमारे राउंड 1, राउंड 2 जो उसको डिक्रिप्ट करने में यूज हो रहे हैं उसमें हम हर उसको डिक्रिप्ट करते जाएंगे एंड देन अप टू 16 राउंड. चूंकि हमने इसको 16 राउंड में इनक्रिप्ट किया है, हम इसी तरीके से रिवर्स प्रोसेस चलाएंगे एंड देन 16 राउंड में उसको डिक्रिप्ट कर देंगे. तो हमारे पास इनपुट साइफर टेक्स्ट जो है वो उसको हम लेके चलेंगे और डिफरेंट कीज को लेते हुए हम राउंड 1, 2 एंड देन 16 राउंड तक पहुंच जाएंगे. एट द एंड हमारे पास आफ्टर 16 राउंड हमारे पास जो आउटपुट में प्लेन टेक्स्ट हमें मिल जाएगा. तो हमारे पास आउटपुट में जो प्लेन टेक्स्ट है वो वही टेक्स्ट होगा जो हमारे पास स्टार्ट में प्लेन टेक्स्ट है. LE0 जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एंड RE0. तो देन हमारे पास RD17 एंड LD17. तो हम देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है. सो हमने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करके पहले इनक्रिप्ट किया एंड देन डिक्रिप्ट किया और हमें ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट उसी फॉर्म में मिल गया. फिएस्टेल साइफर स्ट्रक्चर को हम फर्दर भी डिटेल से देखते हैं कि इसमें ये एक्चुअली किस तरीके से काम करता है. फिएस्टेल साइफर स्ट्रक्चर इट पार्टीशंस इनपुट ब्लॉक इनटू 2 हाफ्स. इनपुट को 2 हाफ में डिवाइड करता है विच आर प्रोसेस्ड थ्रू मल्टीपल राउंड. दो जिसमें मल्टीपल राउंड, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा कि इसमें 16 राउंड है इस एग्जांपल में. इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स. विच परफॉर्म ए सब्स्टिट्यूशन ऑन लेफ्ट डाटा हाफ बेस्ड ऑन राउंड फंक्शन ऑफ राइट हाफ एंड सब की. तो इसमें यह है कि इसमें ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है जो लेफ्ट डाटा हाफ पे एंड देन राइट हाफ पे एंड सब की पे, एंड देन हैव परम्यूटेशन स्वैपिंग हाफ. देन फिर उसके अंदर जो हाफ्स की परम्यूटेशन स्वैपिंग वो परफॉर्म हो रही होती है. हमारा ये लेफ्ट हाफ इनपुट, राइट हाफ एंड देन हमारे पास ये परम्यूटेशन स्वैपिंग हो रही है. Essentially the same hardware and software is used for both encryption and decryption. तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में हमारे पास सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेफिनेटली यूज हो रहा है सो दैट हमारा जो इंक्रिप्शन जितने टाइम में हो रही है, जो उसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व है या जो सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, दूसरे एंड पे जब उसको हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो सेम वही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा हो ताकि हम वही एज इट इज जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम डिक्रिप्ट कर सके और वही डिजायर्ड रिजल्ट या डिजायर्ड आउटपुट हमें मिले
जो सेंड की जा रही है, जो मैसेज सेंड हो रहा है वही हमें मैसेज मिलना चाहिए। विद जस्ट ए स्लाइट चेंज इन हाउ द कीज आर यूज्ड। तो जैसे ये है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कीज़ हैं उसमें वो किस तरीके से यूज़ हो रही हैं। वन लेयर ऑफ एस बॉक्सेस एंड द फॉलोइंग पी बॉक्स आर यूज टू फॉर्म द राउंड फंक्शन। उसके अंदर जो हमारे एस बॉक्सेस हैं या जो पी बॉक्सेस हैं उससे वो राउंड फंक्शन जो है वो हमारा बनता है। हॉरेस्ट फिएस्टल डिवाइस द फिएस्टल साइफर। अगर हम इसको ओवरऑल देखें कि हमारा जो फिएस्टल साइफर है इसको वो कैसे डेवलप हुआ या कैसे काम करता है, तो एक उसमें ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्टेबल प्रोडक्ट साइफर। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इनवर्टेबल प्रोडक्ट साइफर की बेस पे है। ये पार्टीशन कहता है इनपुट ब्लॉक्स इनटू टू हाफ्स, प्रोसेस थ्रू मल्टीपल राउंड। उसमें डिफरेंट राउंड होते हैं, उनके थ्रू ये प्रोसेस करता है। फर्स्ट इट परफॉर्म्स ए सब्स्टिट्यूशन ऑन लेफ्ट डेटा हाफ, पहले लेफ्ट डेटा हाफ पे परम्यूटेशन परफॉर्म करता है। देन बेस्ड ऑन राउंड फंक्शन ऑफ राइट हाफ एंड सब की, राइट हाफ और सब की पे करता है। एंड देन हैव परम्यूटेशन स्वैपिंग हाफ्स। इम्प्लीमेंट्स शैनन्स एसपी नेट कॉन्सेप्ट। तो वो एसपी सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करता है। फिएस्टल साइफर स्ट्रक्चर में जो हमने फिगर देखी उसमें हम क्लासिकल फिएस्टल साइफर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं विद डाटा स्प्लिट इनटू टू हाफ। उसमें हम देख सकते हैं हमने डाटा को टू हाफ में स्प्लिट किया। प्रोसेस्ड थ्रू ए नंबर ऑफ राउंड्स, उसको हम डिफरेंट राउंड्स में जो है प्रोसेस करते हैं। which performs a substitution on left half using output of round function on the right half and key and a permutation which swaps half as listed previously। अब इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये जो इनपुट प्लेन टेक्स्ट है ये हमारे पास इसका लेफ्ट हाफ है, ये हमारे पास इसका राइट हाफ है। हमारे पास LE0 जो है। देन हमारे पास ये इसकी जो की 1 है, ठीक है, राउंड 1 में की 1 है। हम इसको हम लेके जा रहे हैं इस हाफ को एंड देन इसका जो लेफ्ट हाफ है उसको एंड द की, और देन हमारे पास ये सेकंड राउंड में आ जाता है। सेकंड राउंड में हम दोबारा अगेन हम उसकी जो की के साथ जो करते हैं कैलकुलेशंस एंड थर्ड राउंड में आ जाता है फोर्थ। एंड हमारे पास ये सारी कीज जो है हर राउंड में हमारी कीज उसके साथ कंबाइन होके ये सारी सब्स्टिट्यूशंस एंड परम्यूटेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। The left hand side of this figure shows the flow during encryption। तो लेफ्ट साइड वाला है वो encryption का प्रोसेस शो कर रहा है एंड the right hand side is decryption। तो हमारा जो डिक्रिप्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हम प्लेन टेक्स्ट से लेके उसके डिफरेंट राउंड्स पे जो सारे प्रोसेस को करते हुए हम डाटा अपना इनक्रिप्ट कर लेते हैं। बट राइट हैंड साइड पे डिक्रिप्टेड जो इनक्रिप्टेड डाटा है उसको हमने डिक्रिप्ट करते हुए रिवर्स प्रोसेस करना है एंड देन हम उसकी एक्चुअल जो टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट वो हम डिक्रिप्ट करके गेट कर लेते हैं। द इनपुट टू द इनक्रिप्शन एल्गोरिथम आर a plain text block of length 2W bits and a key k। तो इनपुट है जो to the encryption algorithm are a plain text block of length 2W और उसके साथ एक की k हम उसको यूज करते हैं। The plain text block is divided into two halves, L0 and R0। तो हमने जो उसमें डायग्राम में भी देखा उसमें दो हाफ्स में डिवाइड हुआ है, एक L0 जो लेफ्ट साइड पे है और R0 जो राइट साइड पे है। The two halves of the data pass through n rounds of processing। उसमें हमारे n राउंड्स हैं, उसमें हम देख सकते हैं हमारे जैसे इस डायग्राम इस एग्जांपल में हमारे 16 राउंड्स हैं। तो इट डिपेंड्स कि वो उसमें कितने राउंड्स हो सकते हैं। इसमें
n राउंड्स हैं एंड देन कंबाइन टू प्रोड्यूस द साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। तो इस तरीके से वो साइफर टेक्स्ट ब्लॉक बनाता है। Then each round I has input li-1। अब जो इसमें इनपुट है हमारे पास li, हमने l0 और r0 से स्टार्ट किया। हमारा जो फर्स्ट वो था ये l0 है, r0। देन हमारे पास जब हम उसको इनक्रिप्ट करने जा रहे हैं देन वो इनपुट है li-1 एंड ri-1। तो लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे हमारे डिराइव फ्रॉम द प्रीवियस राउंड, तो वो हमारे प्रीवियस राउंड से डिराइव होंगे। जो L0 और L1 है उनसे कैलकुलेट होके देन Li-1 एंड Ri-1 उनको हम डिराइव करेंगे, एज वेल एज ए सब की Ki। तो Ki को भी करेंगे डिराइव फ्रॉम द ओवरऑल K, जो हम K से उसको डिराइव करके लाएंगे। इन जनरल द सब की K are different from K and from each other। तो नॉर्मली जो सब कीज हैं वो जो सब कीज K हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम दी कीज। इसमें जितनी भी कीज हैं वो एक की पैटर्न नहीं है, डिफरेंट कीज हैं, एक दूसरे से सारी डिफरेंट है। The process of decryption with a Feistel cipher is essentially the same as the encryption process। तो हमने जैसे डिक्रिप्शन प्रोसेस किया इसी तरीके से हमारा जो इंक्रिप्शन प्रोसेस है तो उसमें दोनों प्रोसेसेस सेम हैं बट इन रिवर्स ऑर्डर। इसके अगर हमारे पास इंक्रिप्टेड हमें टेक्स्ट मिल जाता है तो उसको अगर हम अब डिक्रिप्ट करना चाहें, दूसरे एंड पे रिसीविंग एंड पे किसी भी प्लेन टेक्स्ट को हमने इंक्रिप्ट कर लिया है यूजिंग फेस्टल साइफर, तो उसको अब हम डिक्रिप्ट करना चाहें तो उसमें किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। द रूल इज एज फॉलोज, यूज द साइफर टेक्स्ट एज इनपुट टू द एल्गोरिदम। अब हमारा जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है जिसे हम साइफर टेक्स्ट कहते हैं उसको हम एज ए इनपुट यूज करेंगे, बट यूज दी सब की Ki इन रिवर्स ऑर्डर। अब उसमें जो हमारी कीज जो यूज हो रही है उनको हमने रिवर्स ऑर्डर में यूज करना है। That is, use Kn in the first round, Kn-1 in the second round and so on until K1 is used in the last round। अब हम फिगर में देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से हम जो कीज हैं उनको यूज करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये देखा कि हमारे पास जो इसका लेफ्ट हाफ है और राइट हाफ है तो E0 से हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमारा टेक्स्ट जो भी इनपुट टेक्स्ट है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब की 1 को हम यूज कर रहे हैं और इसके ऊपर हम ये प्रोसेस कर रहे हैं और राउंड 1 के बाद हमें E1 एंड E1 एंड राइट E1 एंड लेफ्ट E1 हमें मिल जाएगा। देन हम इसके ऊपर K2 अप्लाई करेंगे एंड K2 से हमें फिर E2 एंड लेफ्ट E2 एंड राइट E2 मिल जाएगा। तो इस तरह हमारे पास की 1, 2 की अप टू 3, 4 अप टू 15 एंड 16 कीज हमें मिल जाएंगी जो कि हम इंक्रिप्शन के प्रोसेस में करते आ रहे हैं। जब हमारे पास राउंड 16 है तो हमारे पास आउटपुट में जो प्रोसेस के बाद हमें E17 एंड राइट E17 मिल जाएगा। तो अब हमारे पास आउटपुट में ये हमारी एज ए आउटपुट साइफर टेक्स्ट हमें मिल गया 16 राउंड के अंदर हमें ये आउटपुट मिल गई। अब ये हमारी एज ए इनपुट यहाँ पे यूज हो रही है इनपुट साइफर टेक्स्ट। तो अब इसमें हमने अब रिवर्स प्रोसेस करना है जिसको हमने आउटपुट में कन्वर्ट करना है या प्लेन टेक्स्ट की तरफ लेके आना है। तो अब यहाँ पे ये आउटपुट हमारी आ गई, इस स्टेज तक हम पहुंचे थे तो हमें हमारा यह जो प्लेन टेक्स्ट था वो कन्वर्ट हो चुका था साइफर टेक्स्ट में। अब जब हम रिवर्स करेंगे तो राइट का E16 और लेफ्ट का E16 इसके ऊपर हम की जो अभी हमने बात की कि हम रिवर्स में करेंगे, हमारे 16 है तो हम 16 की यूज करेंगे, देन 15, देन 14 एंड लास्ट पे हमारे पास की 1 यूज हो रही होगी।
तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसके 16 और E16 है, लेफ्ट और राइट। इसके ऊपर की हमने 16 अप्लाई की, हमारे पास E15 आ गया, देन लेफ्ट E15 है और राइट E15 आ गया, इसके ऊपर की 15 अप्लाई की, एंड देन ये सारा रिवर्स में करते हुए सारे उसके ऊपर अप्लाई होगा, और एट द एंड हमारे पास E0 एंड E0 लेफ्ट एंड राइट का हमें मिल जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एट द एंड हमें जो प्लेन टेक्स्ट हमें मिल जाएगा वो E0 एंड लेफ्ट E0 एंड राइट E0, जो कि हमारा D17 और LD17 होगा। इसको हमने D0 से, ये हमारा L0 से L लेफ्ट इंक्रिप्शन एंड राइट इंक्रिप्शन का हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट डिक्रिप्शन एंड राइट डिक्रिप्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट इंक्रिप्शन 0 से लेकर उसका राइट इंक्रिप्शन 0 से लेके सारा प्रोसेस कीज के थ्रू परफॉर्म हुआ, एंड हमें यहाँ पे आउटपुट में साइफर टेक्स्ट मिल गया। इसी तरीके से हमारे पास इनपुट में साइफर टेक्स्ट जब हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास लेफ्ट डिक्रिप्शन 0 लेवल से लेके चलेंगे, एंड जब कीज रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करते करते जब हम 17 के लेवल पे पहुंचेंगे डिक्रिप्शन के, तो लास्ट स्टेज पे हमें ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। ओके, तो इसको हमने देख लिया कि हम जब डिक्रिप्शन में करते हैं तो किस तरीके से हम के एन यूज़ किया फर्स्ट राउंड में, n-1 यूज़ किया सेकेंड राउंड में, एंड अनटिल K1 इज यूज्ड इन दी लास्ट round. Okay, this is a nice feature because it means we need not implement two different algorithm. तो ये इसका एक अच्छा फीचर है कि हम फिस्टल साइफर में एक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग कोई एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर रहे, हम एक ही एल्गोरिदम है उसको रिवर्स उसमें करेंगे तो हम डिक्रिप्ट करके अपना डिजायर्ड जो प्लेन टेक्स्ट है उसको गेट कर सकते हैं। सो जो है हमारे पास 2 डिफरेंट एल्गोरिदम की जरूरत नहीं है, 1 फॉर इंक्रिप्शन एंड 1 फॉर डिक्रिप्शन। सी डिस्कशन इन टेक्स्ट फॉर व्हाई यूजिंग द सेम एल्गोरिदम विद ए रिवर्स्ड की ऑर्डर प्रोड्यूसेस द करेक्ट रिजल्ट। तो उसमें आप बुक जो है वो उसमें आप डिटेल से इन चीज़ों को देख सकते हैं कि अगर हम एक ही उसको एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे हैं एंड उसमें यह है कि उस डिक्रिप्शन के लिए, इंक्रिप्शन के लिए भी वही एल्गोरिदम कर रहे हैं और डिक्रिप्शन के लिए भी वही एल्गोरिदम कर रहे हैं, तो उससे हमें ज़्यादा एडवांटेज है रादर देन कि हम डिक्रिप्शन के लिए और एल्गोरिदम करें एंड इंक्रिप्शन के लिए और एल्गोरिदम करें, तो उससे हमारे रिजल्ट में डिफरेंस भी आ सकता है और वो हमारा इतनी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इतनी सिक्योर नहीं होगी। तो फिस्टल साइफर में ये सबसे अच्छा इसका फीचर है कि हम जिस स्टेप्स वाइज हम उसको कीज को यूज़ करते हुए लेफ्ट एंड राइट हाफ और कीज को यूज़ करते हुए हम इंक्रिप्शन करते जा रहे हैं जितने राउंड्स में, तो रिवर्स ऑर्डर में जब हम उसको डिक्रिप्ट करते जा रहे हैं तो हम उसी को रिवर्स ऑर्डर में करते हुए अपने प्लेन टेक्स्ट तक पहुंच जाते हैं। Noting that at every round the intermediate value of decryption process is equal to the corresponding value of the encryption process. तो हम देख सकते हैं कि intermediate value of the decryption process is equal to the corresponding value of encryption process. तो ये है कि जैसे जैसे हम encryption process करते जा रहे हैं तो जब डिक्रिप्शन प्रोसेस करते हैं तो उन दोनों की वैल्यूज कॉरस्पॉन्ड कर रही होती हैं विद दी 2 हाफ्स ऑफ द वैल्यू स्वैप्ड। तो जो हमारे लेफ्ट हाफ है राइट हाफ है, तो जिस तरह 16 राउंड है तो रिवर्स करते जा रहे हैं तो वो उन्हीं 16 राउंड्स की जो वैल्यूज हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्ड भी कर रही होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो की 1 लेट से हमने इनपुट प्लेन टेक्स्ट के ऊपर जो अप्लाई किया की 1 एंड देन की 2, तो जब सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद हम जब इसको डिक्रिप्ट करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस में अगर हम इस स्टेज पे देखते हैं तो वो इसी प्रोसेस में उसको रिवर्स करके वो इसी
की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को निकाल रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमने जो इनिशियल स्टेज पे रखा, यहाँ पे वो उसको इनिशियली जो प्लेन टेक्स्ट है वो ले आएगा, बट इस जगह पे जब हमने उसके इनक्रिप्ट किया और जब दूसरे साइड पे दूसरे कॉलम में इसको जैसे ही हमने डीक्रिप्ट किया तो यहाँ पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें सेम मिल रही है। इसी तरीके से सेकंड लेवल पे जो हमने की अप्लाई करके उसके ऊपर जो उसको इनक्रिप्ट किया, और इसी तरीके से सेकंड लेवल पे हम जब डिक्रिप्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू कॉरस्पॉन्ड कर रही होती हैं। तो सेम हम देख सकते हैं कि सारे यहाँ पे जो राउंड 1 to 16 है, तो रिवर्स में ये सारे राउंड जब अप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यूज उसी तरह डिक्रिप्शन प्रोसेस में जैसे वहाँ इनक्रिप्ट होता जा रहा था, यहाँ डिक्रिप्ट होके हमारा ये सारा प्रोसेस जैसे चेन बन रहा है एंड देन अनचेन हो रहा है। फिएस्टल साइफर डिजाइन एलिमेंट्स, उन पे हम बात करते हैं कि जैसे हमने डायग्राम में देखा कि हमारे पास जो फिएस्टल साइफर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसको हमने सारा उसका प्रोसेस देखा, उसके किस तरीके से हम लेफ्ट हाफ राइट हाफ और उसकी की को कैसे यूज करते हुए हम कर रहे हैं। तो फिएस्टल साइफर के कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी एक फिएस्टल साइफर को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके डिज़ाइन एलिमेंट में से ब्लॉक साइज है, की साइज है, नंबर ऑफ राउंड्स हैं, सब की जनरेशन एल्गोरिदम है, राउंड फंक्शन है, फास्ट सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है एंड ईज ऑफ एनालिसिस है। फिएस्टल डिज़ाइन जो साइफर का डिज़ाइन है उसमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो ये सारे हैं जो उसको हेल्प करते हैं कि हम देखेंगे कि हम किसी भी साइफर को हम डिज़ाइन करेंगे फिएस्टल साइफर को, तो उसका ब्लॉक साइज क्या रखेंगे, उसमें जो कीज़ यूज़ हो रही हैं उस वो की का साइज़ क्या होगा, राउंड जैसे हमारी एग्जांपल हमने की उसमें 16 राउंड थे, तो राउंड कितने होंगे ये हम डिज़ाइन करते हुए हम देखेंगे कि हमारा ये साइफर कितने राउंड पे अपना इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। देन सब की जनरेशन एल्गोरिदम, हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कीज़ हैं और हर राउंड पे डिफरेंट कीज़ यूज़ हो रही हैं, तो हर की को जनरेट करना है हमने, तो सब की जनरेशन का एल्गोरिदम कौन सा है और किस तरह उसको अप्लाई करते हुए हर राउंड में एक की जनरेट होगी और वो कैसे उसके ऊपर तो की अप्लाई होके उसको इनक्रिप्ट करता जा रहा है। राउंड फंक्शन क्या होंगे और कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड फंक्शन कितने होंगे और वो कौन सा राउंड फंक्शन क्या करेगा। इसी तरीके से फास्ट सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इस चीज़ को इनक्रिप्ट करता जा रहा है और हर राउंड पे इनक्रिप्ट करता जा रहा है, एंड फिर जब रिवर्स में डिक्रिप्ट करता जा रहा है तो हर राउंड पे डिक्रिप्ट करता जा रहा है। एंड देन ईज ऑफ एनालिसिस क्या है, हम किस तरीके से उसका एनालिसिस कर सकते हैं फिएस्टल साइफर के एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं इजीली। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल से देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से इसकी ये डेफिनेशन इसके अंदर फॉल करती हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं कैसे इनको हम डिटेल से देखते हैं। द एग्जैक्ट रियलाइजेशन of a fiestal network depends on the choice of the following parameter and design features। अब यह है कि फिएस्टल नेटवर्क जो है उसकी परफॉर्मेंस या उसकी एग्जैक्ट रियलाइजेशन उसके हवाले से हम बात करें तो उसकी कुछ पैरामीटर्स हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, उनकी सिलेक्शन पे है। अगर हम उनको प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वो साइफर अच्छे तरीके से काम करेगा, अगर हम उसको इम्प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, वो अच्छी तरीके से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नहीं करेगा। सबसे पहले जैसे ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज क्या होता है, इंक्रीजिंग साइज इम्प्रूव्स सिक्योरिटी बट स्लो साइफर। अब ये ब्लॉक साइज मैटर तो करता है, अब ये साइज कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये हमने डिसाइड करना है, ये हमारा पैरामीटर है। अब इसमें यह है कि साइज को इंक्रीज करेंगे तो हमारी सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी,
डेफिनेटली अगर साइज उसका बड़ा हो जाएगा तो सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी, बट ये है कि साइफर को वो स्लो कर देगी, इस प्रोसेस को वो स्लो कर देगी। की साइज सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि की कितने साइज की होनी चाहिए, की का साइज क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंक्रीजिंग साइज इंप्रूव्स सिक्योरिटी, सेम यहाँ पे भी हमारे पास है कि अगर हम साइज को, की के साइज को इंप्रूव करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, बट मेक्स एग्जॉस्टिव की सर्चिंग हार्डर एंड बट मे स्लो साइफर। अब यह कि आपकी सर्चिंग, उसके अंदर जितनी भी हम फिर की सर्चिंग करेंगे, हमने जैसे बात की जनरेशन एल्गोरिदम के थ्रू हम कीज को जनरेट करेंगे। अगर की साइज का बड़ा है तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर उसको सर्च करना, उसको जनरेट करना, हर स्टेप पे सब की जनरेट करना वो एक मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, और हमें उसमें उसकी की सर्चिंग वो डेफिनेटली हार्डर हो जाएगी, और इससे डेफिनेटली जो साइफर है वो भी स्लो हो जाएगा। तो हमें इसमें ट्रेड ऑफ या प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने पड़ेंगे कि ब्लॉक साइज हमें कितना रखना है। अगर हम बहुत बड़ा रखेंगे तो भी मसला है, अगर बहुत छोटा रखेंगे तो भी हमारे लिए वो सिक्योरिटी का है कि स्मॉल रखेंगे सिक्योरिटी हमें अचीव नहीं होगी, और बहुत बड़ा रखेंगे तो हमारे लिए उसको हैंडल करना मुश्किल है। तो हमें फिर कोई ऐसा साइज उसमें डिवाइस करना पड़ेगा सो दैट वो सिक्योर भी हो और साइफर को उसको स्लो भी ना करे। सिक्योरिटी पहला ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी भी अचीव हो और साइफर भी स्लो ना हो। सेम यही हमें की साइज में देखना पड़ेगा कि हमारा साइफर जो है वो स्लो भी ना हो और की का साइज इतना हो जिसको हम हैंडल कर सकें और सिक्योरिटी अचीव कर सकें। नंबर ऑफ राउंड्स, अब यह है कि नंबर ऑफ राउंड ये भी इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, एलिमेंट है किसी भी साइफर को डिजाइन करने के लिए। तो इंक्रीजिंग नंबर इम्प्रूव सिक्योरिटी बट स्लोज साइफर। अगर हम नंबर को इम्प्रूव करते हैं तो इससे हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ राउंड, अगर हम जैसे एग्जांपल में 16 राउंड से अगर हम इसमें इंक्रीज करते हैं तो सिक्योरिटी डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, कि जितने राउंड्स होंगे उतनी उसमें हम की जनरेशन करेंगे, उतनी उसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस होंगी, तो उससे हमारे जो है वो इंक्रीज तो हमें मिलता जाएगा, बट ये है कि इस चीज़ को हम एक हैंडल करना, उसको मैनेज करना वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और साइफर भी डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। अगर हमें 16 राउंड है, अगर हम उसके 100 राउंड रख देते हैं देन 100 राउंड की कैलकुलेशन, की जनरेशन और ये सारी चीज़ें मिलकर उस साइफर को बहुत स्लो डाउन कर देंगी। सो नंबर ऑफ राउंड ये भी इंपॉर्टेंट इसका डिज़ाइन एलिमेंट है। हमें किसी भी उसको डिज़ाइन करते हुए ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन एलिमेंट्स को हम क्या वैल्यूज दें और किस तरीके से उनके नंबर ऑफ राउंड को सेलेक्ट करें। नेक्स्ट आता है हमारा सब की जनरेशन एल्गोरिदम्स। अब ये एलिमेंट भी डिज़ाइन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम एलिमेंट है। ग्रेटर कंप्लेक्सिटी कैन मेक एनालिसिस हार्डर। अब स्टेप की जनरेशन एल्गोरिदम है, अगर हम उसमें कंप्लेक्सिटी को ज़्यादा रखते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा एनालिसिस जो है वो हार्डर हो जाएगा, उसको हम एनालाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर हम उसको कंप्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं रखते डेफिनेटली फिर हमारा सिक्योरिटी का मसला होगा, हम उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह ये सेकंड जो हमें डिसएडवांटेज हो सकता है, अगर हम उसकी सबकी जनरेशन उसको हम कम्प्लेक्स एल्गोरिदम के थ्रू करते हैं तो इससे हमें स्लो साइफर हमारा हो जाएगा। तो वो इस तरीके से इसमें भी हमें ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को हम मैनेज करें कि हमारी साइफर भी स्लो ना हो एंड हमारी जो सिक्योरिटी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो भी हम उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट है जी राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या है? ग्रेटर कंप्लेक्सिटी कैन मेक एनालिसिस हार्डर बट स्लोज साइफर। राउंड फंक्शन में कंप्लेक्सिटी की बात है, कैन मेक एनालिसिस हार्डर। अगर हम राउंड फंक्शन को कम्प्लेक्स कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो उसमें कंप्लेक्सिटी हार्डर हो जाएगी और हमारा जो साइफर भी है स्लो हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं
वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और उनको हमने एक डिज़ाइन डिसीजन के तौर पे यूज़ करना है। जब भी हम कोई फेस्टल साइफर डिज़ाइन करें तो उसमें हमने देखना है उसका क्या हम वैल्यूज़ उसको दें और किस तरीके से उसको यूज़ करें, सो दैट हमारा जो फेस्टल साइफर है वो स्लो डाउन भी ना हो, उसकी कैलकुलेशन भी वो इजीली कर सकें एंड हमें सिक्योरिटी भी मिले। इसमें हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उसको सिक्योरिटी करने के लिए हम उस चीज़ों को कम्प्लेक्स करेंगे, कीज़ को भी ज़्यादा रख देंगे, राउंड्स को भी ज़्यादा रख देंगे, तो हमें सिक्योरिटी डेफिनेटली मिल जाएगी, बट ये है कि हमारा साइफर स्लो हो जाएगा और उससे हम, या अगर हम साइफर को फास्ट करेंगे तो फिर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, राउंड्स भी कम है और नंबर कीज़ भी कम होगी, राउंड फंक्शन भी कम होंगे और जो की साइज़ है और ब्लॉक साइज़ भी कम है, तो फिर हमें साइफर की सिक्योरिटी का हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे जो इस पे एलिमेंट है कि फास्ट सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मोर रिसेंट कंसर्न फॉर प्रैक्टिकल यूज़। अब यह है कि हम सॉफ्टवेयर जो इस पर यूज़ करें वो फास्ट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, जब हम उनको इंक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं, तो जो एल्गोरिथम है वो हमारे फास्ट होने चाहिए, मोस्ट रिसेंट या प्रैक्टिकल यूज़ के लिए होने चाहिए। तो इससे भी हमारी जो इसकी डिज़ाइन पे काफ़ी बेहतर जो है इफ़ेक्ट हो सकता है अगर हम इस डिज़ाइन एलिमेंट को भी कंसीडर करें। एंड ईज़ ऑफ एनालिसिस एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, एलिमेंट है जो फेस्टल साइफर डिज़ाइन एलिमेंट है। ईज़ ऑफ एनालिसिस बेसिकली क्या है, फॉर ईजियर वैलिडेशन एंड टेस्टिंग ऑफ स्ट्रेंथ्स। तो हम ईज ऑफ एनालिसिस में हमारे पास हम ईजियर वैलिडेशन एंड टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये है कि हम उसको साइफर हमारा ऐसा हो जिसमें हम डिफरेंट की साइज़ के हवाले से बात की, सॉफ्टवेयर हैं, कीज़ राउंड हैं, नंबर ऑफ राउंड्स हैं, राउंड फंक्शंस हैं, तो अब हमने उसको एनालाइज भी करना है। हम अगर इस तरीके से डिज़ाइन एलिमेंट्स को एडजस्ट करें कि उसको हम इजीली एनालाइज कर सकें, उसको वैलिडेट कर सकें, देन हमारे लिए एक अच्छी बात है। अदरवाइज हम इसको हमारे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको एनालाइज करना भी। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सिक्योरिटी भी अचीव करनी है, साइफर को भी स्लो डाउन नहीं करना, और उसको जब हम एनालाइज करें तो हम उसको एनालिसिस भी इजीली कर सकें। समरी ऑफ द लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर्स को देखा। ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर में डिफरेंस को देखा कि पहले जितने भी साइफर थे वो स्ट्रीम साइफर्स को बेस बना के काम करते थे और उसमें बिट स्ट्रीम्स होती थी, बिट्स और बाइट्स के ऊपर, और कीज़ है उसके साथ वो उसको इनक्रिप्ट करता था एंड देन उसी बिट स्ट्रीम से हम उसको की को यूज़ करते हुए डिक्रिप्ट कर लेते थे। तो पहले के जितने भी साइफर थे क्लासिकल टेक्निक्स में हम स्ट्रीम्स के थ्रू, हम स्ट्रीम साइफर के थ्रू हम काम करते थे, बट मॉडर्न अप्रोचेज में हम ब्लॉक साइफर की तरफ आ गए। ब्लॉक साइफर में बेसिकली क्या है कि जितना भी है ब्लॉक वाइज जो है वो उसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के एल्गोरिथम अप्लाई हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमने एक फेस्टल साइफर डिज़ाइन और स्ट्रक्चर उसको हमने डिटेल से देखा। फेस्टल साइफर बेसिकली ब्लॉक साइफर के ऊपर कंसिस्ट करता है, उसके ऊपर बेस करते हुए फेस्टल साइफर डिज़ाइन बनाया गया। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम जो इनपुट डाटा है, प्लेन टेक्स्ट है, उसको लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करते हुए डिफरेंट कीज़ जनरेट करते हुए मुख्तलिफ राउंड्स को यूज़ करते हुए हम जैसे हमारी एग्जांपल में 16 राउंड थे उसको करते हुए हम इनक्रिप्ट करते हैं डाटा को। एंड देन अब जब हमारा डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है, जैसे कि हमारे उसमें एग्जांपल में 16 राउंड के बाद इनक्रिप्टेड डाटा हमें मिल गया था, देन उसका रिवर्स प्रोसेस सेकंड उसमें हम करते हैं। तो उसमें यह है कि रिवर्स प्रोसेस पे जब हम उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो उसी तरीके से हम जो लास्ट कीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए हम डिक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं एंड देन हम एट द एंड प्लेन टेक्स्ट गेट कर लेते हैं। अब प्लेन टेक्स्ट गेट करने के बाद हमारे पास जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन उसके अंदर सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, और हमने ये भी देखा कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, अगर हम इंक्रिप्शन के पहले स्टेज पे जो हमारी कीज़ और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, रिवर्स में भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हमें सेम मिल रही होंगी।
और देन फिर हमने फिस्टल साइफर के डिज़ाइन स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करने के बाद हमने ये देखा कि उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं कि फिस्टल साइफर को डिज़ाइन करते हुए कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक एलिमेंट जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं जिसमें की साइज़ है और उसमें नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे उसके, और राउंड फंक्शन क्या होगा, फिर उसमें ईज़ ऑफ एनालिसिस की बात हो रही है, फिर हमारे पास की जनरेशन की बात हो रही है, की का साइज़ क्या होगा, ब्लॉक जो हम यूज़ करें क्या साइज़ होगा। ये सारे हमने एलिमेंट्स देखा, ये सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अगर हमने एक फिस्टल साइफर का डिज़ाइन हमने उसको बनाना है तो उसमें हमने इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करते हुए बनाना है। अगर हम इनको देखेंगे, हमने डिटेल से इनको देखा कि जी अगर हम किसी एक चीज़ को अगर इम्प्रूव करते हुए, लेट से ब्लॉक साइज़ है उसको हम बड़ा करें तो हमें सिक्योरिटी तो अचीव हो जाएगी, बट ये है कि अल्टीमेटली हमारा जो साइफर है वो स्लो हो जाएगा, तो हमारा पर्पस जो है एक्चुअल अचीव नहीं होगा। हमें ऐसा मॉडरेट लेवल पे रखना है कि ब्लॉक साइज़ बहुत छोटा होगा देन वो भी सिक्योर नहीं है, तो हमें मीडियम या इस तरीके का हमें साइज़ रखना होगा, की का साइज़ और ब्लॉक का साइज़, सो दैट कि उससे हमें सिक्योरिटी का पर्पस अचीव हो जाए। तो इस तरीके से हमने डिटेल से इस साइफर के डिज़ाइन और इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स को देखा। तो स्टूडेंट्स आज तक के लिए हमने जो ब्लॉक साइफर और उसकी मॉडर्न जो फिस्टल साइफर है उसके अंदर उसकी यूजेज या इम्प्लीमेंटेशन उसको हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।